नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने दो ऐसी सच्ची कहानियां लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो काफी डरावनी है, जो कि आपको डर का एहसास कराएंगी। आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, पहली कहानी गवाले और कबीलों के बीच बचे लोगों की है, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये जो घटना है हिमाचल प्रदेश की है। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जब ग्वाले के लोग थे, उनमें एक लड़की रहा करती थी ग्वालों में, और उस लड़की की जो शादी थी वो ग्वाले में ही किसी लड़के के साथ फिक्स कर दी गई थी। और वहीं पर एक कबीले वाले भी लोग रहा करते थे, जो कि साइड में कबीले के लोग रहते थे। उस कबीले में उस लड़की को एक लड़का दिखता है जो काफ़ी अच्छा था और सूझबूझ वाला भी लग रहा था। तो वो लड़की जो शादी के बाद, शादी होने से पहले ही, जिसका मतलब रिश्ता जुड़ने से पहले उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। तो उस लड़की को इतना ज़्यादा वो लड़का अच्छा लगने लगा था जो कबीले में रहता था, कि उसकी हद तक पार हो गई थी। और जब ये बात जब ग्वाले के लोगों को पता चलता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं लगता। वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और वो जो लड़का जो ग्वालों में रहता था, जब इस बात का उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, एक प्रकार से जो लड़की है, वो कबीले में किसी लड़के को पसंद करती है और ऐसे ऐसे उसके घर आना जाना भी कर चुकी है, यानी आना जाना अब होने लगा था। तो ये जब उस ग्वाले को इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी निराश होता है और उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं नहीं बता सकती। लड़की सीधा मना कर देती है और जो ग्वाला था वो भी निराश हो जाता है और वो सोचता है कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे 2 से 4 महीने गुजर जाते हैं और वो जो ग्वाला था वहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। और वो लड़की थी कबीले में ज़्यादा ही आने जाने लगी थी और ये खबर कबीले वालों को भी पहुंच चुकी थी। तो एक तरफ से मतलब लड़ाई का काम हो चुका था कबीले वाले की और यहाँ पर ग्वालों वालों के बीच, दोनों के बीच लड़ाई का माहौल हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे तो बात ऐसे चलते चलते हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। जो कबीले का लड़का था और वो जो लड़की थी, वो लड़की जो थी प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और ये बात जब उसको ग्वाले वाले लड़के को पता चली तो उस लड़की के पास वो दौड़ कर जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो लड़की थी सख्त मना कर देती है। उसके पेट में बच्चा था जो कि कबीले का लड़का था जिसका नाम सोहन था। तो ऐसे ही चलता जा रहा था और ग्वाले का जो लड़का था वो काफ़ी परेशान था। वो मतलब इतना डिप्रेशन का शिकार या फिर हैसियत कुछ भी लगा लो, एक प्रकार से माइंड पे इतना प्रेशर कि उसे कुछ भी समझ ना आए कि वो क्या करे और ऐसा क्यों करे। तो धीरे धीरे 2 से 4 महीने और गुजर जाते हैं। उस लड़की को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो चुके थे। अब ग्वाले का दिमाग खिसक जाता है और वो सोचता है तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, उस कबीले वाले लड़के से शादी तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो जो ग्वाले का लड़का था, जो ग्वाला था, वो कबीले में रात को करीबन 1 बजे के आसपास जाता है और वो जो लड़का उसमें कबीले में सो रहा था तो उस पर जाता है और उस पर चाकुओं से वार कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और थोड़ी सी आगे निकालने के बाद लाश को दफना देता है। और ये खबर धीरे धीरे कबीले और ग्वालों दोनों के बीच फैल जाती है और वो लड़का चुपचाप शांत सा बैठा रहता है जो मार कर आया था ग्वाले का, और किसी को कुछ नहीं बताता है। धीरे धीरे 2-1 महीने और गुजर जाते हैं और वो जो लड़की थी अब मतलब माँ बनने वाली थी। वो लड़का फिर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो जो ग्वाले का लड़का था वो पूछता है, लेकिन वो लड़की कबीले में जाकर फिर सख्त मना कर देती है, जो कि कबीले में ही रहने लगी थी उस लड़के के मौत के बाद। जैसे ही वो जाता है वो लड़की सख्त मना कर देती है और वो जो लड़का जो ग्वाले में रह रहा था उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो वहीं पर उस लड़की को भी मार देता है, जो कि उसका बच्चा जन्म लेने वाला था, 1 महीना बचा हुआ था और उस बच्चे की भी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी पेट से निकल जाता है वो बच्चा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही बीच रास्ते में मौत हो जाती है जब किसी को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। तो ऐसे मौत होने के बाद तो वो वहाँ से भागता है ग्वाला और अपने घर आकर छुप जाता है।
और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि इसने किसने मारा है और कैसे मारा है। तो ऐसे ही अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो देखता है कि ने ऐसे ही रखा हुआ है वो जो लड़की मरी हुई थी और वो लड़का भी वहीं पर था। तो वो कहता है कि इन्हें दफना दिया जाए ताकि किसी को कुछ परेशानी ना हो और सब कुछ सही हो जाए। तो उन्हें अगले ही दिन सुबह सुबह 9 बजे के करीब, आपको पता है दोस्तों कोई छोटा बच्चा जो होता है उसे कभी जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है। तो उसे दफना दिया गया और वो जो औरत थी जो माँ बनने वाली थी उसको भी वहीं पर दफनाया गया था। तो ऐसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं। तो जो ग्वाले का लड़का था वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश नहीं था, निराश ही था एक प्रकार से। तो ऐसे ही दिन गुजरते हैं, तभी चौथे दिन ग्वाला सो रहा था और उसके सपने में वही माँ बेटे आते हैं जिन्होंने उन्हें चाकू से मारा था। वो जैसे उन्हें चाकू से मार रहा था उसके साथ सपने में वही हरकत हो रही थी और धीरे धीरे ग्वाले के भी ऊपर जब हमला हुआ, सपने में ही हमला हुआ एक प्रकार से। और ग्वाला जब सुबह उठा, जब गांव वालों के लोगों ने वहां पर देखा, गांव वाले जो ग्वाले और कबीले के लोग थे, उन्होंने जब उस लड़के को देखा, उन्होंने देखा कि वो मर चुका है और लोगों को कुछ भी नहीं पता चला कि इसकी मौत कैसे हुई, किसने इसे मारा। आज तक ये रहस्य बनकर रह चुका है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से इस लड़के की मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों कहानी के अनुसार आपको पता ही चला होगा कि ऐसा क्या हुआ था वहां पर। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी, आशा आप लोगों को पसंद आई होगी, जो कि काफ़ी अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी की ओर, जो कि एक हवेली की कहानी है। और ये कहानी दोस्तों मुंबई की है, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। लेकिन वहाँ पर उस फैमिली में कोई दिक्कत हो गई थी उस हवेली में। तो उनकी जो फैमिली थी पूरी हवेली को छोड़कर बाहर रहने लगी थी। वहाँ पर बताते हैं कि किसी ने 20 साल पहले श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वो कभी जिंदा नहीं रह पाएगा, न ही इस हवेली में टिक पाएगा, ऐसा मानना था। और जो रामपाल उस हवेली का मालिक था, उसकी जो फैमिली थी पूरा घर छोड़कर बाहर शहर में रहने लगी थी। रामपाल इस चीज़ से काफ़ी परेशान था क्योंकि वो हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसमें कम से कम 2 से 3 परिवार आराम से रह सकते थे, यानी ऐसे ही चलता था। लेकिन रामपाल अकेला और एक नौकर उसमें रहते थे हवेली में, जो कि देखभाल किया करते थे। और रामपाल अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता था क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी, वो बिल्कुल अकेला था एक प्रकार से। और वो नौकर जो कि अपना खाना वाना बनाता था साहब के लिए और चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है, 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने। तभी रामपाल अपनी फैमिली को फ़ोन करता है, जो उसका बड़ा लड़का था जिसकी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, और एक छोटा लड़का था जो उन्हीं के साथ रहता था। दोनों मतलब कॉम्बिनेशन फैमिली का काफ़ी अच्छा था, इस कारण से दोनों साथ रहते थे। तो वो कहीं बाहर लंदन वंडन में रहते थे। तो रामपाल अपनी फैमिली के पास फ़ोन करता है कि कहता है कि यार यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेला इस हवेली में रहता हूँ, ऐसा कुछ कुछ ऐसा वगैरह वगैरह होता है। जो रामपाल की पत्नी थी उसने ये सब कुछ बताया था उसकी फैमिली जो है। तो तभी जो रामपाल की फैमिली थी घर छोड़कर चली गई थी, जो बेटे थे बहुए थी वो वहीं पर घर छोड़कर चली गई थी। तो ऐसे ही समय बीत रहा था तो रामपाल ने फ़ोन करके पूछा कि बेटा कब आओगे, मेरे अकेले का यहाँ पर मन नहीं लगता। तो रामपाल की बातों को जो बड़ा बेटा और छोटा बेटा थे इग्नोर कर देते थे। वो सोचते थे कि यार क्या करेंगे जाकर, और वहाँ पर मम्मा ने भी साफ मना कर रखा है कि इस हवेली में बिल्कुल भी मत आना, कुछ ना कुछ इस हवेली में होता रहता है। तो इस कारण से वो भी पापा को आएंगे आएंगे कह के सीधा मना कर देते थे। लेकिन रामपाल के ज़्यादा फ़ोन करने के कारण वो जो बड़े बेटे थे उनके छोटे बेटा था उन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और वो सोचते हैं कि यार बहुत दिन हो गए, पापा के पास जाना चाहिए। तो रामपाल की जो फैमिली थी वो रामपाल को फ़ोन करती है और कहती है कि आप घबराना मत, हम थोड़े दिन में आ जाएंगे। वो तारीख बता देते हैं, 15 फरवरी को हम अपने हवेली में वापस आ जाएंगे और अच्छे से रहेंगे। इस बात को लेकर रामपाल बहुत ज़्यादा खुश था और उसने ये खबर अपने नौकर को भी बता देती। और ये महीना दोस्तों फरवरी का ही चल रहा था, 3 से 4 तारीख हुई थी। तो धीरे धीरे समय बीतता है, एक एक दिन रामपाल कवर करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था। तो और धीरे धीरे समय बीतता है और 15 फरवरी का दिन आता है। रामपाल बेहद ज़्यादा खुश, अपनी हद से ज़्यादा खुश, और इतना खुश कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था।
और उसने नौकर से भी कह दिया था कि सबकी मन पसंदीदा चीज़ होनी चाहिए, जो भी उन्हें खाने में पसंद है। उस नौकर का नाम दोस्तों राजू था, जो कि उसकी हवेली के रखवाले भी किया करता था साथ साथ। तो वो सभी लोगों के लिए खाना वाना सहेज कर बिल्कुल अच्छे से टेबल सजा वजा कर रख देता है और वहीं पर टेबल लगा देता है। और जो रामपाल था वो अपने फैमिली की बात देख रहा था, यानी अपने बड़े बेटे, छोटे बेटे और बहुए की बात देख रहा था। और उनकी जो बहुएं थी दोस्तों, जो बड़े बेटे की बहुएं थी, उसकी एक लड़का और एक लड़की थी, जो करीबन 8 से 9 साल के बच्चे थे। तो ऐसे ही वो आ जाते हैं। काफ़ी देर से रामपाल वेट कर रहा था। 8 बजे रामपाल वेट करने लगा था और धीरे धीरे 11 से 12 का समय हो चुका था। तभी रामपाल ने देखा कि गेट पर उनकी फैमिली आ चुकी थी, यानी उसका बड़ा बेटा और उसका छोटा बेटा आ चुके थे। वो जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं हवेली में, शुभारंभ होता है और वहीं पर उनकी पूजा करता है रामपाल और कहता है कि हम बेटा अब यहीं रहना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे अकेले का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ना ही मुझे कोई संभालने वाला है। तो जो बड़ा बेटा है वो अपने पापा से कहता है ठीक है, हम बिल्कुल यहीं रहेंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो वो जो फैमिली आराम से बैठकर नाश्ता वास्ता करती है, सब कुछ सही से चल रहा होता है। तो धीरे धीरे रात का समय होता है। करीबन रात के 10 बजे सभी सो रहे थे। जो बड़ी बेटे की बहू थी, उसकी लड़की जो कि 8 साल की थी करीबन, वो रात को उठती है और सोचती है कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए जाऊँ, यानी किचन में जाऊँ, पानी वानी पीऊँ। तो ऐसे नींद से जग जाती है। वो सोचती है कि पहले मम्मी को जगाऊं, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ, मम्मी भी थक गई होंगी, इतनी दूर से आए हम लोग। तो वो जो लड़की थी जिसका नाम सुशीला था, वो उठ जाती है, सुशीला नाम था, और वो चली जाती है पानी पीने। वो पानी पीने जाते हैं, तब उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखती है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है, अपनी मम्मा को बुलाती है और उसकी मम्मी तभी वहीं पर आती है। उसकी मम्मी भी उस परछाई को देखती है, वो भी बेहद डर जाती है और उनकी चीखें सुनकर रामपाल भी वहीं पर आ जाता है। और रामपाल भी उस परछाई को देखता है, वो भी काफ़ी डर जाता है। और जैसे ही दोस्तों रात के ही समय करीबन 1 बजे के समय वो सभी लोग अपना सामान पैक कर चुके थे और उस हवेली से रहकर बाहर निकल चुके थे और शहर वापस जा चुके थे। रामपाल इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हुआ और उसे समझ नहीं आया कि यार ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो कुछ अजीब सा साया ही था। लेकिन दोस्तों जो रामपाल था, उसकी पत्नी ने उनकी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि कोई भी इस हवेली में रहेगा तो उसकी मौत निश्चित है, वो किसी तरह से भी नहीं बच सकता। तो इस अकेलेपन के कारण रामपाल भी काफ़ी बहुत परेशान था और उसकी फैमिली फिर से छोड़कर उसे जा चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी कहानी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी ऐसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।